वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हमारे पास है अमेरिकन, कार्टर और नास्तिक। आज हम बात करने वाले हैं इजराइल और ईरान के युद्ध के बारे में कि क्या इम्प्लीकेशंस है और आगे क्या हो रहा है। इतना सारा जो एक साथ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं हमारे अमेरिकन भाई साहब, क्योंकि अमेरिका तो हर जगह सब जानता ही है क्या हो रहा है। अमेरिकन भाई साहब बताएंगे हमें कि क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट है। एक बैकग्राउंड सेट करिए अमेरिकन भाई साहब। बैकग्राउंड हम सेट करें उससे पहले मैं चाहूंगा कि वर्ल्ड मैप ओपन किया जाए ताकि हम अपने दर्शकों को बहुत अच्छे से समझा पाए कि एक्चुअल में इश्यूज क्या है। क्योंकि ये देखा जाता है कि सपोज इंडिया और पाकिस्तान के बीच इशू है या फिर इंडिया और चाइना के बीच इशू है, तो ये एक दूसरे की बॉर्डर शेयर करते हैं। सपोज अमेरिका और रशिया के बीच में इशू है, तो आपने देखा होगा कि अमेरिका का राइट हैंड साइड का पोर्शन है और जो रशिया का लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है वो काफी नजदीक है। ठीक है। पर इसराइल और ईरान, इन दोनों के बीच में इराक खुद आता है, एक बड़ा देश आ जाता है, फिर भी इन दोनों के बीच में इश्यू है। यस। थोड़ा जूम आउट किया जाए उसको। ओके। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसराइल है, इसराइल और उसके बीच में जो बगदाद वाला लिखा हुआ है, बगदाद, जहाँ पे ईरान है। अब इन दोनों के बीच में कितने सारे देश आते हैं। ठीक है, अब जूम इन किया जाए ताकि क्लियरली हमारे दर्शकों को समझ आए। यस यस यस। और हाँ। अब शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इसराइल जो है, इसराइल ने एक ईरानियन एम्बेसडर को मार दिया। कहाँ पे? सीरिया में। और यही एक ट्रिगरिंग पॉइंट था ईरान के लिए कि वो इसराइल को जवाब देंगे। अब क्या है कि ईरान और इसराइल है, वो पहले काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ये एक हमारे दर्शकों को नई बात पता होगी कि ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। फिर आज वो दुश्मन कैसे बने, वो भी एक सोचने वाली बात है। पर उससे पहले हम इसकी हिस्ट्री में जाए, उससे पहले ये जान लेते हैं कि इसराइल ने जो ईरान के डिप्लोमेट्स है उसकी एक हत्या की, और फिर मतलब ये कहा जाता है कि उसकी हत्या की, और फिर ईरान ने उसका रिटेलिएट किया। और रिटेलिएट इस तरीके से किया कि काफी सारे 300 जितने मिसाइल्स और इसराइल पे छोड़ दिए। पर हमें तो पता ही है कि इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तगड़ा है इस दुनिया का सबसे। तो इसराइल ने सारे के 98% जो मिसाइल्स थे उसको रोक दिया अपने कंट्री में। मतलब उतना तगड़ा डिफेंस मैकेनिज्म है, एयर डिफेंस मैकेनिज्म इसराइल का। अब प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अब फिर से इसराइल ईरान पे हमला करेगा। तो ये जो ईरान है, वो हमें पता है कि ईरान ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री में एक है। तो ऑयल के प्राइस बढ़ सकते हैं। प्लस थोड़ा नीचे चला जाए वर्ल्ड मैप में। यस यस। हाँ। तो ये जो पर्शियन गल्फ है, ये पर्शियन गल्फ में काफी सारा ऑयल, क्योंकि वहां पे सऊदी अरेबिया भी आता है, वहां पे कुवैत आता है, ये जो सारे, और यहाँ पे इस पर्शियन गल्फ को अगर कोई चॉक कर सकता है तो वो है ईरान। तो अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो ये पर्शियन गल्फ चौक हो सकती है। प्लस ऑयल के प्राइस बढ़ सकते हैं। प्लस आपने देखा होगा कितने सारे स्टॉक मार्केट्स हैं वो क्रैश होने लगे हैं ऑलरेडी। प्लस नीचे एक सुएज कैनल भी है, नीचे जाया जाए सऊदी अरेबिया से नीचे। यस यस यस। ये सुएज कैनाल पे भी लोड बढ़ सकता है और यहाँ ये भी चौक हो सकता है। प्लस इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर बनाने का ट्राई कर रहा है। अगर ये युद्ध लंबा चल सकता है 1-2 साल तक सपोज, तो ये इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर है, उस क्योंकि उसमें इसराइल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो मिडल ईस्ट से होकर जाता है। तो ये जगह पे इसका काम रुक सकता है और इसका इंडिया को तगड़ा नुकसान हो सकता है। तो 4-5 चीजें हैं जो ये छोटे से युद्ध पे डिपेंड है, क्योंकि ईरान एक मिडल ईस्ट का पार्ट है। तो मिडल ईस्ट में ऑयल का प्राइस बढ़ सकता है, पर्शियन गल्फ चौक हो सकती है, सुएज कैनाल पे बार बढ़ सकता है। प्लस स्टॉक मार्केट्स तो क्रैश होने लगे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स है जो इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं इस वॉर के रिगार्डिंग। कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली मैं ये बोल रहा था आपको, क्या था ना कि जैसे जो ईरान और ये सब जो हमला कर रहा है एम्बेसी और के ऊपर, क्या ये आपको लगता नहीं है कि थोड़ा सा डेंजरस एस्केलेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं? क्या होता है ना, लाइक एकदम से सब कुछ एस्केलेट होने लग गया है और लाइक होता है ना ऑलरेडी थर्ड फ्रंट खुलने वाली है। लाइक होता है ना, बस मतलब वही बात है कि बस अब खुल ही गया है, क्योंकि ऑलरेडी एक वॉर तो चल ही रहा था और उसके ऊपर इतना ज़्यादा एक्सपेंशनरी वो हो गया है, लाइक होता है ना। तो आपका अब इसके ये ऊपर क्या? देखा जाए कि क्योंकि अमेरिका हमेशा प्रो इसराइल रहा है, तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 अगर सपोज, हम ये चाहते नहीं है कि वर्ल्ड, ये जमाना, दिस इज नॉट एरा ऑफ वॉर, यस, राइट? हमारे मोदी जी ने कहा है ये तो। यस। यस करेक्ट, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने करा है दिस इज नॉट एरा ऑफ वॉर। पर अगर सपोज कुछ होता है तो अमेरिका हमेशा प्रो इसराइल रहा है। यस। सेकंड, ईरान के साथ अगर जो कोई खड़ा है तो वो है रशिया। रशिया के साथ अगर कोई खड़ा है तो चीन। ठीक है। तो ये पूरा सेट बन सकता है कि इसराइल के साथ होगा अमेरिका, ईरान के साथ होगा रशिया, चाइना। अब देखना है कि इंडिया कहाँ जाएगा। इंडिया ने हमेशा इम्पोर्टेंट। से ईरान से ऑयल लिया है, और इसराइल हमारा बहुत ही अच्छा अलाई रहा है। हमने इसराइल से डिफेंस इक्विपमेंट्स भी परचेस किए हुए हैं, जैसे कुछ बॉम्ब्स है जो हमने यहाँ पे यूज किए थे, जो बॉम्ब पाकिस्तान में बालाकोट स्ट्राइक पे, वो हमने इसराइल से लिए हुए थे। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया क्या करेगा। इंडिया का एक खुद इन्वेस्टमेंट भी है सही ईरान में, बात है। जो हम पोर्ट बना रहे हैं। चाबार तो दिस पोर्ट इज की वेरी बात कर रहे हैं? इंपॉर्टेंट। करेक्ट चाबार करेक्ट पोर्ट। करेक्ट, 4 बार पोर्ट।
तो देखना होगा कि इंडिया क्या करेगा इस 2 एक देशों की लड़ाई मेरे में। दिमाग में एक क्वेश्चन और अमेरिकन भाई साहब, आप हमें ये बताइए अब कि जो इंडिया का जो नेक्स्ट मूव्स है, आपके हिसाब से कौन से सेगमेंट में आ रहा है, लाइक होता है ना, और किस तरफ इंडिया ज़्यादा झुकता हुआ दिख रहा है? जैसे आपने अभी पहले बोला कि होता है ना, इंडिया का जो नेक्स्ट डिसीजन ऑफ इंडिया के हाथ में, कि सब एक-एक कैंप में बैठ रहे हैं। एक प्रो अमेरिकन कैंप है, एक एंटी अमेरिकन कैंप है, और सब लोग अपना-अपना साइड चूज़ कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो एक ब्रॉडर अम्ब्रेला है और उसके अंदर अपना-अपना छोटा-छोटा ग्रुप है और सब अपने बीच में बात कर रहे हैं एक-दूसरे के साथ में। तो लाइक होता है ना, इंडिया किस तरफ है? क्या मूव्स हैं इंडिया के पास प्ले करने के लिए आने वाले टाइम में, आपके हिसाब से? इंडिया ने हमेशा अपनी जियोपॉलिटिक्स सेल्फ इंटरेस्ट में खेली है। सेल्फ इंटरेस्ट में इसका मतलब था कि जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, तब शुरू-शुरू में ही रशिया और यूक्रेन के बीच में, रशिया से हमने ऑयल भी लिया और यूक्रेन को हमने शांत कराने का ट्राई भी किया, ठीक है? अभी भी हम रशिया को जितना मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं, उससे थोड़ा कम, बट यूक्रेन को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। अब सीन ये है कि इज़राइल और ईरान की बात करते हैं, तो ये खेमा बढ़ गया है और मुझे लगता है कि इस बार फिर इंडिया सेल्फ इंटरेस्ट में खेलेगा। ना वो इज़राइल के पक्ष में रहेगा अभी, ना वो ईरान के पक्ष में रहेगा। उसका रीज़न है कि हमारे पास ऑप्शंस है ऑयल के लिए ईरान के अलावा भी। सपोज रशिया है या फिर जो सऊदी अरेबिया, यूएई, वो सब हमारे पास है। इन मिडल ईस्ट में काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं। सेकंड, इज़राइल की बात करें, इज़राइल से हम इतने सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स तो नहीं खरीदते, पर अमेरिका हमें प्रेशर डाल सकता है कि भाई हमें क्या करना है, तो हम अमेरिका के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं इस बात पे। क्योंकि आज की एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मुझे लगता है कि ये इससे कनेक्ट हो जाएगी। अमेरिका ने चाइना पे कुछ सैंक्शंस लगाने का सोचा है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल किस तरीके से बनाते हैं, उसमें हेल्प कर रहा है। सो ये इंपॉर्टेंट है कि क्या इसके पीछे ये चल रहा है कि हम इज़राइल, ईरान में से किसको सपोर्ट करेंगे? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान अमेरिका हो रहा था, वहां से वो वापस आया है और चाइना ने पाकिस्तान की हेल्प बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में की, तो उस पर सैंक्शंस लगाने का सोचा है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या हो रहा है। नो डाउट चाइना और अमेरिका एक दूसरे के ऑपोजिट में खड़े हैं, पर ये भी इंपॉर्टेंट है ना कि वो पाकिस्तान के बारे में अमेरिका थोड़ा उल्टा सोचने का ट्राई कर रहा है, जिससे वो प्रो इंडिया हो पाए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इजराइल और ईरान के बीच में हम हमेशा से एक मिडल पाथ लेंगे। सेकंड, अब जो प्रेस सेक्रेटरी आते हैं अमेरिका के, उनमें उन्होंने ये बोला कि भाई हम किसी भी लीडर को कहते हैं कि वो इन युद्ध में वो एक सुलह कराए। और ईरान से भी अच्छे दोस्त और इजराइल से भी अच्छे दोस्त वो शायद बहुत ही कम लीडर्स हैं, और उसमें नरेंद्र मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, इज वन ऑफ द तीन लीडर्स। अपडेट है इसके ऊपर, तीन अपडेट जो मैं ध्यान से फॉलो कर रहा था। पहला तो है जब इजराइल और ईरान के बीच में जो चल रहा था, तो हमारी मिनिस्ट्री ने जो ट्वीट्स किया है उसमें ये बोला है, ईरान को बोला है शांति रखने के लिए, और इजराइल को बोला है कि हम लोग आपकी गतिविधियों को देख रहे हैं। रिस्पॉन्स में बहुत डिफरेंस है। उसका रीजन क्या है? इंडिया भी अभी से अपने जो फ्यूचर वॉर्स है उसके लिए जो स्टांस प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया कि इजराइल को वो ऐसा समझ रहा है इजराइल रेट्रोस्पेक्ट अटैक कर रहा है, अटैक किया ईरान ने और इजराइल डिफेंस कर रहा है अपना, तो उसमें इजराइल को ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्योंकि देखिए समझिए, इजराइल ने जो अटैक किया ईरान के ऊपर भी, वो ऐसा था कि होता ना, उन्होंने कभी माना नहीं कि उन्होंने अटैक किया, उन्होंने वो तो मिलिटेंसी का नाम दे दिया गया। तो ईरान में मिलिटेंसी से क्या नहीं, इस बार ईरान ने माना है कि ये हमला हमने किया है। हाँ, ईरान पे, क्योंकि ज्यादातर ईरान प्रॉक्सी वॉर लड़ता है, जिसमें वो हमास हो या फिर और प्रॉक्सीज जो है उससे लड़ता है। पर इस बार ईरान ने माना है कि ये हमला हमने किया है, और ये इंपॉर्टेंट बात है कि ईरान को पता था कि इजराइल की इजराइल की अच्छा सॉरी मैं इजराइल की बात कर रहा था। किसी इजराइल ने उनके कॉन्सुलेट पे जो हमला किया, इजराइल ने कभी नहीं बोला कि हमने किया, वो मिलिटेंसी में था। तो ईरान भी मिलिटेंसी में कुछ वार करता ना, तो वो ठीक रहता। इंडिया का जो रिस्पांस है वो इस बेसिस पे है कि भाई मिलिटेंसी का जवाब मिलिटेंसी से दीजिए आप, ना कि एक्चुअल वॉरफेयर के साथ। ईरान ने खुला बोल दिया कि हम आ रहे हैं तुम्हारे पीछे, तो इंडिया ने उसको कंडेम भी किया है ना। दूसरा जो चीज है जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है कि बार-बार जो होता है यूएस भी होता है ना, थोड़ा सा चाइना को पोक करता है, फिर अपना एक बड़ा आदमी को भेजता है। अभी ब्लिंकन चाइना जा रहा है, वो ब्लिंकन बात करने जा रहा है कि क्या ट्रेड टाइज रहेगा वो। ठीक है, समझिए जो होता है ना यूएस चाइना का जो रिलेशनशिप है ना, वो होता है ना मियां बीवी का रिलेशनशिप है। लड़ाई झगड़ा सब करेंगे, पर डिवोर्स आते तक ना, लास्ट डे तक ऐसा दिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। घर में होता है ना कि अच्छा रिलेशनशिप में ना थोड़ा झगड़ा बिना कोई बात नहीं होता है, वरना फिर क्या मतलब वो रिलेशनशिप का, वो झगड़ा होता ही है। तो ये एक हेल्दी रिलेशनशिप का साइन है मेरे हिसाब से। थर्ड थिंग जो है ना, जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, मोदी जी ने जो कहा है कि ना हम पुतिन और ज़ेलेंस्की को बुलाएंगे इंडिया। जो सूत्रों से पता चल रहा है, सोर्सेज में मीडिया में बता रहे हैं कि पोस्ट इलेक्शन दोनों को इंडिया बुलाएंगे, वो बैठाएंगे और बात करवाएंगे। आई थिंक दैट वुड बी द फर्स्ट टाइम जहां पता है कि इंडिया एज अ होल आपको सामने फ्रंट एंड सेंटर दिखेगा पीस मेकिंग में। कि चाइना ने ऑलरेडी वो स्टार्ट कर दिया है सऊदी ईरान के साथ में, जो कि मुझे लगता है वो ज्यादा लंबा चलेगा नहीं। पर ये जो पुतिन ज़ेलेंस्की वाला है, आई थिंक दोनों पार्टीज चाहता है कि एक ना समझौता हो जाए। पर दिक्कत क्या है ना, कोई भी बड़ा भाई आके ना दोनों को पकड़ के बिठा नहीं रहा, सब लोग लड़ाई करवाना चाहते हैं एक दूसरे को, उन दोनों का। आई थिंक वो इंडिया का एक मेजर लाइक प्लस पॉइंट होगा। प्लस अगर आप ध्यान दें, लाइक ना अमेरिकन भाई साहब जो बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है, उसमें उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेंशन किया है कि कैसे वो लोग होता है ना यूएन का परमानेंट सीट लाना चाहते हैं। तो मेरा एक आपसे
हालांकि क्या ये इस मैनिफेस्टो का ही है या फिर वो हमेशा से उनका वही स्टांस रहा है इस चीज के, इस मुद्दे के ऊपर? नहीं परमानेंट सीट के लिए बीजेपी का हमेशा से स्टांस रहा है, नो डाउट इंडिया का भी स्टांस रहा है, और इसमें तो हमारे पार्लियामेंट में भी ये सब पास हुआ है। बट इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ से इंडिया की परमानेंट सीट के लिए पिच थोड़ी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि इंडिया एक यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका मकसद सिर्फ दुनिया में पीस लाना है, पर आज तक उन्होंने कभी पीस लाया है? वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, पांच जो मेन जो P5 कंट्रीज है यहाँ पे यूएनएससी में, वो लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, क्या खाक पीस आएगी? तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अब इंडिया एक ऐसा देश है जो मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग पे, जो हमें बौद्धिज्म और जैनिज्म बोला जाता है, मध्यम मार्ग पे चलो, और उसको रियली फॉलो कर रहा है जो कंट्री, वो है इंडिया। और ये रशिया और यूक्रेन को भी साथ लाने का ट्राई कर रहा है, और यहाँ ईरान और इसराइल को भी साथ लाने का ट्राई कर रहा है, और रियल में पीस के लिए वो फेवर कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए ज्यादा, और ये काफी सारे जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे एलन मस्क ने भी बोला था कि इंडिया डिजर्व करता है, अल्टीमेटली 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन हम है। ठीक है, सही बात है, हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, हमें किसी और से क्यों मांगना पड़ रहा है इस चीज से? करेक्ट। तो ये एक इम्पोर्टेंट, यहाँ से इंडिया की पिच उसके लिए शुरू हो जाएगी। पर एक ये इम्पोर्टेंट बात है कि ईरान को पता था कि इसराइल की एयर डिफेंस सिस्टम इतनी मजबूत है, फिर भी उसने हमला किया, क्योंकि वो मैसेज देना चाहता था अमेरिका को कि हम अब डायरेक्ट हमला कर सकते हैं इसराइल पे। सेकंड, इससे इसराइल को बहुत बड़ा फायदा होगा। अक्टूबर 2023 की बात है शायद, मगर बोल नहीं रहा हूँ, तो इसराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो फेल हो चुका था, और 1200 लोग मारे गए थे। और यहाँ से पूरी दुनिया में ये मैसेज गया था कि इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो सिक्योर नहीं है, उसमें भी फ्लॉज है। पर जब 300 रॉकेट्स और 300 मिसाइल्स के साथ जब ईरान ने हमला किया, तो 98% जो मिसाइल से उसको रोक दिया इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने। हाँ, तो इससे इजराइल की ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो लोग लेना चाहते हैं, उस वर्ल्ड में ये मैसेज जाएगा कि भाई इंडिया, इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही सही है। अमेरिकन भाई साहब, ये आयरन डोम आपको पता है कौन बनाती है? हाँ, लॉकहीड मार्टिन, अमेरिकन। करेक्ट। और एक और बात, जर्मनी है, जर्मनी ने इजराइल को ऑर्डर दे दिया है, क्योंकि उसको रशिया का डर है। सो अब जाके फिर से इक्विपमेंट्स की रेस शुरू हो जाएगी, फिर से लोग ये करने लगे। और जो कि अब इजराइल ने ये पोर्ट्रे कर दिया है कि भैया वो जो उनका आयरन डोम है वो एक्चुअली इतना सिक्योर है, तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है वो सब आयरन डोम के पीछे भागेंगे कि हमें भी आयरन डोम चाहिए, हमें भी आयरन डोम चाहिए हमारे सेफ्टी के लिए। लाइक होगा ना वो एक मेजर, अब क्या हो गया ना, एक वही वो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जो है ना, वो बार बार लाइक होता है ना, कुछ नया प्रोडक्ट के साथ आ ही जाता है, तो सबको चाहिए। और ये क्या हो रहा है ना, मेरे को जेन्युइनली ऐसा लग रहा है कि ये और कुछ नहीं, एक प्रदर्शन हो रहा है कि क्या जबरदस्त हमारा सिस्टम्स है, तुम कर लो जो तुम करना है। 98% हिट रेट किसको कहते हैं? ड्रोन्स आ रहे हैं, मिसाइल्स आ रहे हैं, लाइक होता है ना, सेमी बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रहे हैं, सब कुछ को रोका गया। तो दिस इज ह्यूज लाइक मेरे हिसाब से। पर एक और चीज है, आने वाला टाइम में जो ड्रोन वॉरफेयर है, जो स्वार्म ड्रोन बोलते हैं, जैसे मधुमक्खी एक साथ आते हैं ना, एक साथ पूरा अटैक करने, वो वाला जो टैक्टिक्स है, आई थिंक इंडिया को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ पाकिस्तान काफी कुछ नोट कर रहा है ईरान के हमलों से कि कैसे करना है इंडिया पे हमला। और तो क्या प्रेडिक्शन है अमेरिकन भाई साहब आपके इस सेगमेंट के ऊपर, कितना ईरान और इजराइल में कुछ एस्केलेशन आप आते देखते हैं, या क्या रहता है आपका प्रेडिक्शन क्या है सेगमेंट को? मुझे लगता है कि थोड़े दिन में, जैसे 1-2 महीने में वो शांत हो जाएगा, फिर से प्रॉक्सी वॉर शुरू हो जाएगी, क्योंकि कोई चाहता नहीं है कि ये एस्केलेशन हो। और मुझे लगता है कि शायद, मुझे लगता है इंडिया विल प्ले द रोल, लेट्स सी, या फिर इलेक्शन के बाद या फिर इलेक्शन से पहले क्या इंडिया। ईरान का एक मेजर ऐसा रहा है हमेशा ही, वो क्या करता है, उसको रिप्लाई देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी तो एक डिक्टेटरशिप टाइप सिचुएशन ही है ना, तो अगर वो रिप्लाई नहीं देगा तो वीकनेस शो कर रहा है, वीकनेस को कभी शो कर नहीं सकता, इसलिए हमेशा उसको मतलब शो करना है। इजराइल ने इतने जो 98% जो उसके मिसाइल्स उसको रोक दिए, फिर भी ईरान की जो प्रजा है वो सेलिब्रेट कर रही है इस बात को, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, उसको लगता है कि भाई हमने रिटेलिएट किया। ये इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए कि हमने किया, क्यों हम भी कर सकते हैं। ये अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेम चीज करें तो वही वाली बात होगी कि जैसे पाकिस्तान ने जो हमला किया, तो फिर हमने जो बालाकोट किया, हमें फर्क नहीं पड़ता हमने क्या मारा, क्या गिराया, क्या नहीं गिराया, हमें इस बात की खुशी थी कि हमारी सरकार ने एक प्रोएक्टिव स्टांस लिया और जाके मार के आए। दैट वाज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग कोई देखने तो गए नहीं, वहाँ पे बॉडी काउंट तो हम लोग कर नहीं रहे, हम लोग तो ऊपर से देख रहे हैं ना सब कुछ, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं था। इंपॉर्टेंट मैसेज ये था सामने वाले कि हम वहाँ पे आके घुस के घर में मार के जा सकते हैं, और वो एक बहुत मेजर एक लाइक होता है तनाव का बात बन गया था उस समय, क्या होता है कि हम और एस्केलेट करेंगे। तो ईरान और इंडिया का जो लाइक होता है ना वे ऑफ थिंकिंग है इस सेगमेंट में थोड़ा सिमिलर है, कि रिप्लाई करना बहुत जरूरी, रिप्लाई नहीं करोगे तो ठीक नहीं होता है वाला बात। तो उसके साथ अब इन दोनों की हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर जब जर्मनी में मतलब ये हिटलर शाही थी और उसमें यहूदियों को जो प्रताड़ना मिली, उसके बाद जो अमेरिका था, ब्रिटेन था, और ये हमारे यूएन ने ये डिसाइड किया कि जो उनकी जो पुरानी जमीन है यहूदी को वहाँ पर बसाया जाएंगे, जो पैलेस्टीन वाला जो एरिया था वहाँ पे पैलेस्टीन और यहूदी वहाँ बसाए गए, और फिर उनको इजराइल के तौर पे मान्यता मिली उसके बाद में। पर उस टाइम इजराइल पूरे जो सऊदी अरेबिया है ऊपर, नीचे से इजिप्ट सब मुस्लिम कंट्री से वो घिरा हुआ था, ठीक है, ऊपर सीरिया वीरिया सब कुछ। और ईरान इजराइल का काफी अच्छा दोस्त था। अब ये देखने वाली बात है, क्यों दोस्त था? क्योंकि ये जो ईरान है वो आता है
शिया में, करेक्ट। और जो जो तो हमारे आपका सऊदी सुन्नी वाले, मेजॉरिटी है भाई, बाकी वो सुन्नी है। सुन्नी मेजॉरिटी है, और इन दोनों के बीच में भी थोड़ी दिक्कत वाली बातें हैं। बट हाँ पॉइंट ये है कि इन दोनों, क्योंकि वहां पे एक राजा हुआ करता था, वो प्रो अमेरिका था उस टाइम, और प्रो अमेरिका होने की वजह से वो प्रो इजराइल भी था। और इजराइल और ईरान के बीच में काफी सारी डील हुआ करती थी। मतलब इजराइल ईरान से ऑयल लेता था, और ईरान है वो इजराइल से डिफेंस इक्विपमेंट्स लेता था। मैं 60-70 की बात कर रहा हूँ। यस उसके यस। बाद ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया, और वहां का जो धर्मगुरु थे वो वहां के वो बन गए। ये यही यही इसका नाम शाह है फैसला। मोहम्मद, हाँ, मोहम्मद रेजा पहलवी। ये प्रो अमेरिकन राजा हुआ करते थे ईरान में। फिर, और ये काफी सारी फ्रीडम्स थी वहां पे, मतलब यू विल नॉट बिलीव कि वहां पे ईरान वाज अ लोग, वेरी मॉडर्न सोसाइटी भाई करेक्ट, उस मॉडर्न, समय वेरी का मॉडर्न। आदमी। वही, उस समय का ईरान और इतना कंजर्वेटिव नहीं था कि ऐसे कि करेक्ट। हिजाब पहनना होगा ये वो। हाँ काफी मॉडर्न, काफी चाहता टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी था अमेरिकन और हाँ। यूरोपियंस के लिए, क्योंकि काफी सारे फ्रीडम्स थे और वो सब था वहाँ पे। हम्म, पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को लगता है ना, जो बहुत बार लोग बात करते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे आज के एपिसोड में, कि वो जो इसराइल है ना, इसराइल ना जो सेटलमेंट करता है, तो लोग बोलते हैं ना इसराइल सेटलमेंट क्यों करता है, होता है ना पैलेस्टाइन वाले स्पेस में, जो पैलेस्टाइन है, गाजा की बात नहीं कर रहा हूँ, वो इसलिए करता है क्योंकि देखिए क्या है, हर बार जब भी इसराइल ने सेटल करने की कोशिश की है, पैलेस्टाइन ने हमेशा अनरीजनेबल डिमांड्स रखी है। तो ये इसराइल का तरीका है, एक होता है ना क्रेडिबल थ्रेट का, कि भाई अगर तुम डील नहीं करोगे हमारे साथ, तो हम धीरे धीरे ना तुम्हारा पूरा लैंड हड़प लेंगे। क्या ये सही है या गलत है? देखिए हम ना बहुत लाइक होता है ना आइडियलिस्टिक सोसाइटी में जीते हैं आजकल, हमारी चीज़ सही गलत के नजरिए से देखते हैं। जो वहाँ पे होता है ना अपने सर्वाइवल के लिए जी रहे हैं, उनके लिए सही गलत ना वो मायने नहीं रखता है, वो अपना सर्वाइवल देख रहे हैं। लाइक होता है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से ना मुझे लगता है कि मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि इसराइल टू स्टेट सोल्यूशन में बिलीव करता है, और वो जेन्युइनली चाहता है कि एक दो हिस्से बच जाए। पर वो इस चीज से कभी भी बिलीव नहीं करता कि वन स्टेट है जहाँ पे पैलेस्टाइन और इसराइल साथ में रहेंगे, कभी भी नहीं चाहता है। वो पे खेल रहा है कि अगर पैलेस्टाइन आता नहीं है नेगोशिएशन टेबल पे कि ये हिस्सा तुम्हारा है, ये हिस्सा हमारा है, लाइक होता ना, तो आई थिंक ये सेटलमेंट और आगे आगे बढ़ते रहेगा, और इसराइल धीरे धीरे पूरा पैलेस्टाइन को अपने हाथ में कर लेगा। चाहे गलत बात है सही बात है, देखिए मोरालिटी में हम जजमेंट नहीं करते, जियो पॉलिटिक्स में हमने मोरालिटी को आपको घर पे छोड़ के आना हो, हम मोरालिटी से बात नहीं सकते। अमेरिकन भाई साहब, आप तो मोरालिटी पे बताइए, आप तो मोरालिटी। हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि एक पॉइंट जो हमने छोड़ दिया शायद, वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। हाँ बोलो। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और यही है इनसिक्योरिटी इसराइल के लिए। और मुझे लगता है कि इसी वजह से जो ईरान के काफी सारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, या फिर जो मिलिट्री हेड्स है, उसकी कहीं ना कहीं हत्याएं होती जा रही है। ठीक है। और मुझे लगता है कि ईरान ने शायद न्यूक्लियर वेपन बना भी लिया हो, किसे पता है। सही बात और है। ये इनसिक्योरिटी है, ये लेके जाएगी बहुत ही बड़े युद्ध के दौरान। और इसको हमें कंट्रोल करने के लिए इंडिया जैसे जो मिडल और ग्राउंड एक जो और लेते हैं सबसे बड़ा उस, प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम है ना, बाइडेन ना ट्रम्प को लड़ रहा है। ईरान का इशू में भी ना बाइडेन दिमाग से सोचने के बजाय लॉजिकली वो सोच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि अगर वो बाइडेन हल्का सा भी थोड़ा सा भी ऐसे वीकनेस शो करेगा ना, तो घर पे आ जाएगा। तो वो एक्चुअली ईरान का जो डील है ना, बहुत फनी बात है जब मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि ईरान का जो डील है, ईरान का जो भी बात करना है, वो एक्चुअली ट्रम्प को देखते हुए कर रहा है रादर देन ईरान को देखते हाँ, हुए। तो ये जो एक मेजर जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आ रहा है ना अमेरिका में भी, कि कोई भी डिसीजन मेकिंग जो है ना, वो रादर देन जिसको जिसके साथ डिसीजन बनाना है उसको छोड़ के घर में जो इलेक्शन होने वाला है उसके बेसिस पे बनना है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो बाइडेन ओबामा के साथ में ईरान डील का साथी था। वो करेक्ट। आज भी ईरान डील चाहता है, वो ये मानता है इस बात को, पर वो कैसे बोल दे इस बात को, वो हार जाएगा वहां पे, क्योंकि कोई भी साथ नहीं देना चाहता ईरान का घर पे डील पे उसमें। तो वो बहुत करेक्ट। सारे जो चीजें है ना, जो बाइडेन फंस गया है कि ट्रंप ने अपने पत्ते खोल दिए हैं कि देखो ये ऐसा 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 मैं करूंगा, सही है गलत हूं मैं, जो भी है वो तुम डिसाइड करो। अब बाइडेन को एडजस्ट करना पड़ रहा है अपने आप को, रादर देन बाइडेन खुला होकर अपना डिसीजन बनाए। तो ये एक मेजर थ्रेट है बाइडेन के लिए भी, क्योंकि वो फंस ना जाए इस चीज में। क्या अमेरिकन भाई साहब आप बताइए, क्या आपको ये इस बात पे आप सही एग्री है। करते हैं, क्या लॉजिक है? हाँ, मतलब ये बात है कि ओबामा के टाइम पे बाइडेन खुद था, क्योंकि बाइडेन वाज वाइस प्रेसिडेंट अल्टीमेटली, तो उसने ये ईरान न्यूक्लियर डील में बहुत ही अहम कदम निभाया। पर अभी वो बोल नहीं सकता, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रम्प ने वो न्यूक्लियर डील कैंसिल कर दिया और वो सब हुआ। पर अभी बाइडेन फंस गया है, तो दैट इज द पॉइंट। और यही रीजन है कि शायद ये लग रहा है कि भाई अगर बाइडेन बोल देगा तभी नुकसान है, बाइडेन नहीं बोलेगा तब भी नुकसान है। सो सब तरफ तो से मारा, बाइडेन, इधर हाँ हुआ उधर खाई, कहाँ जाए हमारा बाइडेन भाई। सही हाँ। बात है। हो गया। बढ़िया। अब अमेरिकन इलेक्शन से भी कुछ अगर बोलना चाहें लास्ट के 2-4 मिनट में, कुछ अगर आपका अपडेट्स या कोई न्यूज खबर क्या बात करना चाहेंगे आप, अमेरिकन भाई साहब बताइए। जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से मुझे अभी भी यही लग रहा है कि जो वॉर है, उसके लिए अमेरिका की जनता अमेरिकी जनता फिर से प्रो ट्रम्प हो जाएगी। मतलब जितनी थी उससे ज्यादा प्रो ट्रम्प हो जाएगी। और ये जो लड़ाई है, क्योंकि उसमें बाइडेन कुछ कर नहीं सकते अभी, और यही रीजन है एक बस कि वही बात है कि जितना बाइडेन कुछ नहीं करेगा अभी, उतना ही जनता बोलेगा कि भैया वी नीड अ स्ट्रॉन्गर लीडर, तो उतना ही ट्रम्प का करेक्ट। रेटिंग बढ़ रहा है उस तरफ। तो ये बहुत ही करेक्ट। फनी पैराडॉक्स है, क्या होता है ना, लाइक बाइडेन ट्रम्प को देख के डिसीजन बना रहा है, और वो जो कि ट्रम्प को देख के डिसीजन बना रहा है, तो इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं बना पा रहा है, क्योंकि उसको मॉडरेट होकर खेलना पड़ रहा है, क्योंकि वो ईरान का न्यूक्लियर डील के साथ वो उस डील का साथी था। तो अब जो कि वो उसका साथी था और लोगों को वीकनेस दिख रहा है उसका, तो अब लोग ट्रम्प को चाहते हैं वापस आ जाओ ताकि स्ट्रेंथ दिखे। ये बहुत ही फनी पैराडॉक्स है दोनों साइड से, जो मैं देख रहा हूँ।
तो आपका इलेक्शन के ऊपर अभी भी ये प्रेडिक्शन है कि ट्रम्प आएगा अमेरिकन भाई साहब? ओके, पक्का। बढ़िया। तो उसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हुए, और हम जल्द आएंगे अमेरिकन वीडियो के ऊपर भी, कि अमेरिकन इलेक्शन से डिटेल्ड वीडियो के साथ में हम और डेटा का वेट करें, ताकि आपको एक अच्छा सा जिस्ट मिले कि हम लोग क्या हम एक बनाना एक वीडियो, हाँ, हम ये शायद एक वीडियो ये भी बनाए कि 2-3 फेज खत्म हो जाए, उसके बाद जो इंडिया का इलेक्शन है, चाहते हैं। उसपे क्या एक इलेक्शन सिचुएशन बन अपडेट रही बना है। देंगे। यस, ठीक है। तो उसी के साथ समाप्त करते हुए, चा